नमस्कार। परख के आज के इस अंक में हम एक ऐसे साहित्यकार के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने लेखन से भारत में साहित्य जगत को एक नई दिशा प्रदान की। विशेष रूप से हिंदी साहित्य जगत में उनका अच्छा खासा दखल रहा। उन्होंने उपन्यास लिखे, कहानियाँ लिखीं, कविताएं लिखीं, यात्रा वृत्तांत लिखें, संस्मरण लिखें, डायरी लिखी और इन सभी विधाओं में उन्होंने एक भाषा के स्तर पर और विमर्श के स्तर पर नया प्रतिमान गढ़ा। परख के आज के इस अंक में हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के बारे में बातचीत करेंगे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे अपने जीवन के आरंभिक दौर में क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े थे। बाद में उन्होंने खुद को साहित्य की रचना कर्म से जोड़ा और उनके लेखन की जो एक बहुत बड़ी विशेषता रही है वह यह रही है कि वो लगातार बनी बनाई लीक से हटकर नए तरह के प्रतिमान गढ़ने में विश्वास करते रहें और उन्होंने लगातार यह कोशिश की कि भाषा के स्तर पर और विमर्श के स्तर पर कुछ ऐसी बातें कही जाएं जो नए तरह के विचार का उद्भव करें, नए तरह के विचारों का प्रसार करें, नए तरह के विमर्श को खड़ा करें। अज्ञे के लेखन की जो एक महत्वपूर्ण विशेषता है जिसके बारे में हम थोड़े विस्तार में आगे बातचीत करेंगे वह यह है कि उन्होंने एक ऐसे दौर में वामपंथ, विशेष रूप से कम्युनिस्टों की तीखी आलोचना की जबकि भारतीय बौद्धिक जगत में उनका एक तरह से वर्चस्व था और उन्होंने बार बार इस चीज़ को रेखांकित किया कि जो कम्युनिस्ट हैं उनकी बहुत सारी सीमाएं हैं और उन्हें इन सीमाओं को खुले रूप से स्वीकार करने की ज़रूरत है अगर वो अपने आंदोलन को एक सही दिशा में ले जाना चाहते हैं। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के बारे में बातचीत करते हुए राजनीति विज्ञान के एक विद्यार्थी के रूप में जो सबसे आकर्षक चीज़ मुझे लगती है वह है वैचारिक खुलेपन की ओर आने का आमंत्रण और वो एक लेखक के रूप में भारतीय समाज में होने वाले विभिन्न बदलावों को चिन्हित करते हैं। वो अपने लेखन में एक तरफ युवाओं के आक्रोश को व्यक्त करते हैं तो दूसरी तरफ वो भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए पहलुओं को आलोचनात्मक रूप से सामने रखने की कोशिश भी करते हैं। अज्ञे का जन्म 7 मार्च 1911 को कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के एक उत्खनन शिविर में हुआ। पिता हीरानंद शास्त्री अपने समय के प्रसिद्ध पुरातत्वविज्ञ और प्राचीन लिपियों के विशेषज्ञ थे। भारत में पुरातत्व की नींव डालने वालों में उनका प्रमुख स्थान है। सच्चिदानंद का मानस बनाने में माँ की बजाय पिता का अंशदान अधिक रहा। शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही संस्कृत मौखिक परंपरा से हुआ। मौलवी शेख शादी से फ़ारसी और अमेरिकी पादरी से अंग्रेजी की शिक्षा घर पर ही मिली। लाहौर के कॉलेज से उन्होंने बीएससी की परीक्षा दी और इसी समय उनका क्रांतिकारियों से संपर्क हुआ और जब उनका क्रांतिकारियों से संपर्क हुआ तो वो एक ऐसा दौर था जब लाला लाजपत राय के विचारों का काफ़ी गहरा प्रभाव गरम दल के नेताओं पर या क्रांतिकारियों पर था और अज्ञे एक ऐसे समूह से जुड़े जिसके नेता चंद्रशेखर आज़ाद थे और वहाँ पर जो एक पूरी परिस्थिति थी वो यह थी कि भगत सिंह जेल में थे और क्रांतिकारियों ने यह फैसला किया था कि भगत सिंह को जेल से बाहर निकालना है और उसमें जो ट्रक चलाने की जिम्मेदारी थी वो अज्ञे पर थी। लेकिन कुछ ऐसी दुर्घटना हुई जिसके कारण से वो पूरा मिशन सफल नहीं हो पाया और अज्ञे को एक लंबे समय तक छुप कर रहना पड़ा, अलग अलग वेश बनाकर रहना पड़ा और एक ऐसी स्थिति आई जब अज्ञे गिरफ्तार हुए 1930 में। उन्हें 6 वर्ष की सज़ा हुई और 1936 तक वो जेल में रहे। यह वह दौर था जब भारत में जो पूरा का पूरा क्रांतिकारी आंदोलन था वह अपने उत्कर्ष की ओर गया पर धीरे करके उसके प्रभाव में भी कमी आने लगी क्योंकि जहां एक और भगत सिंह की शहादत से एक ऐसा माहौल बना था कि युवा खुद को काफ़ी भावुकता के स्तर पर इस पूरे आंदोलन से जुड़ा हुआ मान रहे थे, लेकिन अंग्रेज़ों के दमन के कारण और बहुत व्यवस्थित संगठन ना बन पाने के कारण क्रांतिकारी आंदोलन धीमा पड़ता गया और जेल में रहते हुए ही अज्ञे ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक
शेखर एक जीवनी की रचना की थी। और अज्ञे यह मानते थे कि उनके मन में, उनके मानस में जो विचार उस समय चल रहे थे, जहां उन्हें यह भी लग रहा था कि शायद उन्हें फांसी भी दे दी जाए, तो वो सारे विचार जो थे वो उनके लेखन को काफ़ी गहरे स्तर पर प्रभावित कर रहे थे। 1943 में अज्ञे ने तार सप्तक का संपादन किया और वहाँ जेल से छूटने के कुछ समय बाद तक वो सैनिक पत्र जो कि आगरा से निकलता था उसके संपादक मंडल से जुड़े थे। इसके अलावा उन्होंने बनारसी दास चतुर्वेदी के पत्र विशाल भारत के संपादकीय विभाग में काम किया। 1993 में तार सप्तक का संपादन जब उन्होंने किया तो उसमें उन्होंने एक ऐसी इस तरह के संकलन को आगे बढ़ाने की कोशिश की जिससे हिंदी साहित्य में नई बहसों और धारणाओं पर विचार शुरू हुआ। इसी दौर में अज्ञे ने फांसीवाद के विरोध में कृष्णचंद्र और शिवदान सिंह चौहान के साथ मिलकर अखिल भारतीय फासिस्ट विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में बहुत से प्रगतिवादी भी शामिल हुए। इसी के बाद प्रगतिशील गुट से अलग होकर वे कुछ दिनों तक ऑल इंडिया रेडियो में रहने के बाद 1993 में सैन्य सेवा में चले गए, जहां उनकी तैनाती कोहिमा के मोर्चे पर हुई थी। 1946 में सैन्य सेवा से मुक्त होकर जीवन पूरी तरीके से उन्होंने साहित्य को समर्पित कर दिया। कभी मेरठ, कभी इलाहाबाद, कभी दिल्ली को अपना केंद्र बनाया। इलाहाबाद से प्रतीक का संपादन किया जिसने नए लेखकों, कवियों को मंच दिया। साहित्यिक पत्रकारिता के एक नए युग का आरंभ इसी पत्रिका से हुआ। निर्मल वर्मा ने अज्ञे की पत्रकारिता को उनकी स्वाधीनता संबंधी दृष्टि से जोड़कर दिखाया है। निर्मल वर्मा के अनुसार आपातकाल में जब हिंदी के प्रतिबद्ध लेखक घुटने टेक रहे थे, उस समय अज्ञे जयप्रकाश नारायण की पत्रिका एवरीमैन का संपादन कर रहे थे। अज्ञे के बारे में एक रोचक बात यह है कि उन्होंने अपना एक साहित्यिक नाम रखा था कुट्टी चातन, जो साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध भी हुआ। इसके अलावा उन्होंने अन्य छद्म नामों से भी लिखा। कुछ व्यक्ति व्यंजक, ललित निबंध कुट्टी चातन नाम से उन्होंने लिखा। कुट्टी चातन दक्षिण की एक लोक कथा का एक ऐसा चरित्र है जिसे भूत कहा जाता है। वह कंधे पर सवार हो जाता है, नाचता है, चैन नहीं लेने देता। कुट्टी जात का मतलब होता है छोटी जात का। धीरे धीरे पाठक अज्ञे के कुट्टी चातन नाम से परिचित हो गए। जेल में रहते हुए अज्ञे ने अपनी प्रमुख रचना शेखर एक जीवनी का मसौदा तैयार किया था, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। उन्होंने एक साक्षात्कार में यह कहा कि जिस तरह के आरोप मुझ पर लगे थे उससे यह संभावना बनती थी कि काफ़ी बड़ी सज़ा या फांसी की सज़ा भी हो सकती थी। मैं तब 19 वर्ष का था। 19 वर्ष के जवान के लिए यह सवाल ज़रूर बनता है कि अगर 20वां वर्ष पूरा होने तक उसको फांसी हो जाती है तो उसके जीवन का अस्तित्व क्या है। उस दौरान मैंने, यानी कि अज्ञे ने, इसी प्रश्न को लेकर बहुत कुछ सोचा। एक तरह से शेखर एक जीवनी इसी सवाल का जवाब है। आगे जो अज्ञे की जो पुस्तक है शेखर एक जीवनी, उसके 2 भाग उन्होंने लिखे थे। तीसरा भाग भी वो इस पर लिखना चाहते थे, लेकिन कुछ विद्वानों का यह मानना है कि अज्ञे ने तीसरी भाग की पूर्ति में नदी के द्वीप जैसा प्रेम संवेदना का उपन्यास लिखा। उसी भाव से बारहसिंगा जैसे प्रयोगात्मक उपन्यास को लिखा। शेखर से नदी के द्वीप का प्रमुख अंतर यह है कि शेखर में व्यक्तित्व का क्रमशः विकास होता है, जबकि नदी के द्वीप में व्यक्ति आरंभ से ही सुगठित चरित्र लेकर आते हैं। इस उपन्यास के बाद अज्ञे ने 1961 में अस्तित्ववादी मुहावरे का लघु उपन्यास लिखा, अपने अपने अजनबी, और फिर 2 अपूर्ण उपन्यास वीनू भगत और छाया मेखल। अज्ञे 1957-58 में जापान भ्रमण के दौरान जापानी साहित्य और कलाओं के संपर्क में आए और जैन विचार का भी उन पर प्रभाव पड़ा। उनकी कृति अरि ओ करुणा प्रभा में की कविताओं में जापानी प्रभाव है। अज्ञे के लेखन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उनका अनुवाद कर्म भी है। साहित्य और पत्रकारिता के साथ अज्ञे ने अनुवाद कर्म की सत्ता महत्ता को भी पहचाना। स्वयं अपनी कविताओं और उपन्यासों का अनुवाद करने के साथ साथ देसी विदेशी विद्वानों के साथ उन्होंने तमाम अनुवाद किए। जैनेन्द्र के प्रसिद्ध उपन्यास त्यागपत्र का
धर्मवीर भारती के सूरज के का सातवां घोड़ा का उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया। अज्ञे के इस व्यापक अनुवाद कार्य ने उनकी मानसिकता को दूर तक प्रभावित किया। एक एक शब्द को लेकर वे जूझें। त्रिशंकु निबंध संग्रह में अज्ञे ने टी.एस. इलियट के विश्व प्रसिद्ध निबंध ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट का रूढ़ि और मौलिकता नाम से छायानुवाद करके उसे पाठकों तक पहुंचाया। एक तरह से हम यह कह सकते हैं कि अज्ञे एक ऐसे साहित्यकार के रूप में सामने आते हैं जो यह बताते हैं कि या जिनसे हमें यह सबक मिलता है कि अपने दायरे का लगातार विस्तार करना चाहिए, और उन्होंने अनुवाद कर्म को एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर काम के रूप में स्वीकार किया, और एक तरीके से उन्होंने इसे सिर्फ विचारों की यात्रा के रूप में ही नहीं देखा, बल्कि भाषा के विस्तार के रूप में भी देखा, जहां वो एक एक शब्द से जूझते हुए प्रतीत होते हैं। अज्ञे की दो पहलुओं पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो यह कि उन्होंने कम्युनिस्टों का तीखा विरोध किया। इसके बारे में शुरू में मैंने आपको संक्षेप में बताया था। कम्युनिस्टों से उनकी जो मुख्य शिकायत थी वह यह थी कि जो कम्युनिस्ट विचारधारा है वे यह मानते थे कि उसमें एक तरह की सीमितता है। वो सीमित इसलिए है क्योंकि वह मनुष्य की स्वाधीनता को या वैचारिक स्वाधीनता को ज़्यादा महत्व नहीं देती है। एक तरह से हम देखें तो अज्ञे की जो वामपंथी लेखक हैं उनके द्वारा भी काफ़ी तीखी आलोचना की गई, और अज्ञे यह कहते भी हैं कि शायद कम्युनिस्ट भी मुझे बहुत ज़्यादा नापसंद करते रहे हैं। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान रखने की है वह यह कि अज्ञे उस समय कम्युनिस्टों की सीमाओं को सामने लाते हैं जिस समय यह बात बिल्कुल साफ तौर पर स्थापित नहीं हो पाई थी कि असल में जो पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा कम्युनिस्ट आंदोलन है, और ख़ास तौर पे जिसका नेतृत्व सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में था, वह एक बड़े गहरे भटकाव का शिकार हो चुका है, और उसमें मनुष्यों की आज़ादी, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अपनी संस्कृति के प्रति एक गहरे आदर सम्मान का भाव रखते हुए आगे बढ़ने की जो कोशिश होती है, उसके प्रति एक उपेक्षा का भाव है, या कई बार हम कह सकते हैं कि उसका दमन करने का भी वहाँ प्रयास किया गया। तो ये जो पूरी स्थिति थी, शायद उसके अनुभव ने भी अज्ञे को इस बात के लिए प्रेरित किया कि बजाय इस बात की कि एक सुगठित विचार के हिसाब से पूरे मानव जीवन को संगठित करने की कोशिश की जाए, उससे ज़्यादा बेहतर यह है कि मनुष्य की वैचारिक स्वाधीनता को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। हमेशा ही उन्होंने भारतीय संस्कृति और परंपरा को लेकर एक आलोचनात्मक रवैया रखा। अज्ञे के विचारों का एक महत्वपूर्ण आयाम हिंदी को लेकर उनका एक तरह का गर्वबोध भी था, और उन्होंने यह माना कि जो हिंदी भाषा है वह हमेशा से ही एक आधुनिक भाषा रही है, और आधुनिक भाषा को वो एक स्थिति के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि वो उसे एक लगातार प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। आधुनिक भाषा हो या आधुनिकता की सोच हो, यानी कि वो एक ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, बल्कि जहाँ हम हैं वहाँ से लगातार आगे बढ़ने की ललक, आलोचनात्मक तरीके से विचारों को ढालते हुए किसी भी स्थिति को समझने की कोशिश, यह आधुनिकता की एक ऐसा आयाम है जिस पर अज्ञे ने जोर दिया, और वो इस लिहाज से हिंदी को एक आधुनिक भाषा के रूप में देखते हैं। और वो यह कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद भले ही बंगाल के क्षेत्र में उभरा हुआ माना जाए, लेकिन वो हिंदी है जिसने पूरे देश में इस विचार को फैलाया या उसने इसे मजबूती प्रदान की। तो इस लिहाज से हिंदी के प्रति एक गर्व का भाव भी उनके मन में मौजूद है। अगर मैं राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के लिहाज से बात करूं, तो हमें अज्ञे की रचनाओं के पास, विशेष रूप से उनके उपन्यासों के पास, उनके निबंधों के पास इसलिए जाना चाहिए ताकि हम यह समझ पाएँ कि कैसे एक लोकतांत्रिक समाज में जो परंपरा होती है और जो आधुनिकता होती है, उसके बीच का जो एक द्वंद्व होता है वह हिंदुस्तान के साहित्यकारों के भीतर मौजूद रहा है। हम यह समझ सकते हैं कि कैसे एक साहित्यकार क्रांतिकारी जीवन जीने के बाद एक अलग तरह के जीवन में आता है
और कैसे वो संस्कृति के तमाम पहलुओं को लेकर जीवन की संपूर्णता पर विचार करता है। हम यह समझ सकते हैं कि कैसे एक खास तरीके के वैचारिक प्रभुत्व के माहौल में भी एक लेखक लेखकीय स्वाधीनता की और नए तरह के प्रयोगों की बात कर सकता है। तो हिंदी साहित्य को एक उच्च स्तर तक ले जाने में अज्ञे का काफ़ी योगदान रहा और मुझे ये उम्मीद है कि अभी जो मैंने अज्ञे के बारे में, उनके जीवन के बारे में एक चर्चा प्रस्तुत की, वो आपको इस बात के लिए प्रेरित करेगी कि आप समाज विज्ञान के नज़रिए से भी अज्ञे के लेखन के पास जाएं और उसे समझने की कोशिश करें और उसके बरक्स हिंदुस्तान के समाज को, हिंदुस्तान के समाज की गतिकी को, गत्यात्मकता को समझें। परख के इस अंक को मैं यहीं रोकता हूँ। अगले अंक में हम मिलेंगे और एक अन्य विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।